नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार बातें नई पुरानी में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने भारत के इतिहास का एक और रोचक विषय लेकर। वो है बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमने बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि उसमें अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा के वहाँ पे मीर जाफ़र को बिठा दिया था राजगद्दी पे। लेकिन जो है 3 सालों के अंदर ही जो है 1760 आते आते मीर जाफ़र के साथ भी अंग्रेज़ों का कुछ झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों के अलावा जो डच ईस्ट इंडिया डच कंपनी थी, उन डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी जो है कुछ सहयोग करने लगा था, और जो धन और आर्थिक सहायता अंग्रेज़ों को देनी चाहिए थी वो उतना नहीं दे रहा था। वो कुछ मदद जो है डच लोगों को भी दे रहा था और उनसे कुछ सपोर्ट ले रहा था। तो इस बात पे अंग्रेज़ों से झगड़ा हो गया और 1760 में उन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी से हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पे बिठा दिया। उसके बाद जो है मीर कासिम 1760 के बाद उसी तरह जैसे मीर जाफ़र के ऊपर प्रेशर था कि आप अंग्रेज़ों के कहे अनुसार काम करोगे, मीर कासिम से भी वही उम्मीदें थी अंग्रेज़ों को। शुरू में 1-2 साल तो ठीक रहा, लेकिन बाद में मीर कासिम के मन में सत्ता का लालच आया और वो जो है अंग्रेज़ों को हटाना चाहता था। वो पूरी तरह से जो है बंगाल पे अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से संपर्क किया। जी हाँ, ये सिराजुद्दौला नहीं बल्कि शुजा-उद-दौला थे जो अवध के नवाब थे और उस समय के तत्कालीन मुग़ल बादशाह शाह आलम के एक तरह से प्रधानमंत्री भी थे। शुजा-उद-दौला के साथ मिलके मीर कासिम ने बंगाल से अंग्रेज़ों को हटाने के लिए जो है प्लानिंग शुरू की। शुजा-उद-दौला के पास अपनी थोड़ी बहुत सेना थी और उन्होंने जो है इस बात पर मीर कासिम को आश्वासन दिया कि हम इस मुहिम को चला के जो अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाएंगे, ताकि जो है बंगाल और पूर्वी भारत के जो संसाधन है जिसमें अब अंग्रेज़ हिस्सेदारी करने लगे थे वहाँ बेदखल किया जा सके। तो इसी योजना के तहत शाह आलम ने भी उनका समर्थन किया और शाह आलम और शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों को एक चिट्ठी लिखी, एक संदेशा भिजवाया। इसमें कहा जाता है कि शुजा-उद-दौला की तरफ से मीर कासिम ने ही जो है वो चिट्ठी या वो संदेश अंग्रेज़ों को भेजा था, जिसमें कि उन्हें ये सफाई देने के लिए कहा गया था कि हम जो आपको आर्थिक मदद देते हैं, जो रिसोर्स देते हैं, उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो और अगर नहीं कर रहे हो तो हमें इसकी सफाई चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। तो इसके बाद जो है शुजा-उद-दौला और मीर कासिम एक तरह से इनके सब्र का बांध टूट गया और इन्होंने जो है अंग्रेज़ों को फिर दोबारा एक बार संदेशा भेजा, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद इन्होंने जो है अंग्रेज़ों पे एक युद्ध की घोषणा कर दी और ये घोषणा हुई थी 1764 के अप्रैल महीने में। और इसके तहत जो है उन्होंने अवध की सेना ने आगे बढ़ के जो है पटना पटना का जो शहर है उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। ये सुनकर अंग्रेज़ी हुकूमत में खलबली मच गई, क्योंकि शुजा-उद-दौला की सेना बहुत बड़ी थी। कहा जाता है कि उसमें लगभग 1 लाख से ऊपर सैनिक थे, 1.25 लाख के आसपास। हालांकि क्वालिटी अच्छी नहीं थी उनके सैनिकों की, क्योंकि ये ज़्यादातर भीड़ की तरह जुटाए हुए सैनिक थे। माना जाता है कि उसमें 1-1.25 लाख में से आधे सैनिक ही युद्ध के काबिल थे, जो प्रोफेशनल सोल्जर थे। फिर पटना की घेराबंदी मई-जून में जब उन्होंने पहली बार करी शुजा-उद-दौला ने, तो उस समय आगे बरसात का मौसम था, तो उन्हें जो है वहाँ पे घेराबंदी और भारी तोप और सामान पहुँचाने में दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अभी हम पटना से पीछे हट के बक्सर में डेरा डालेंगे, बरसात ख़त्म होने के बाद हम युद्ध करेंगे। तो इस दौरान जो है अंग्रेज़ों को जब इस बात की भनक मिली कि अब युद्ध डिक्लेयर हो गया है और पटना ये घेराबंदी की भी बात चल रही है, तो उन्होंने जो है वहाँ अपने मिलिट्री कमांडर को चेंज किया और उन्होंने मेजर हेक्टर मुनरो को वहाँ कमांडर बना के भेजा। मेजर हेक्टर मुनरो ने देखा कि यहाँ से जो अब जुलाई-अगस्त का महीना चल रहा था और जो है बीच में एक रोहतास का किला था और उसके बाद सोन नदी थी। उस पार बक्सर में जो नवाब की फ़ौजें थी उन्होंने डेरा डाला हुआ था।
तो देर करना उचित नहीं समझा और जो है रोहतास किले से सीधा भिड़ने के बजाय हेक्टर मुनरो ने रोहतास किले के जो किलेदार थे, फौजदार थे, साहू मल, जो कि रोहतास किले का फौजदार था, उसे प्रलोभन दे के पैसे दे के अपने तरफ मिला लिया और जो है रोहतास किले पे अधिकार कर लिया। उसके बाद अब कोई रुकावट नहीं थी। फिर हेक्टर मुनरो ने सोन नदी पार की और वो बक्सर पहुंच गया अपनी फ़ौज लेके। और वहाँ इससे पहले कि नवाब की सेनाएं आगे बढ़ के हमला करती, उससे पहले हेक्टर मुनरो ही सोन नदी पार करके बक्सर आ चुका था और संभलने का मौका नहीं मिला नवाब की सेनाओं को। और फाइनली 22 और 23 अक्टूबर के बीच में जो है ये युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना एकदम प्रोफेशनल थी और जो है इनके पास बेहतर हथियार थे, सिंगल शॉट मस्केट और जो है तोपें थीं, जबकि जो है नवाब की फ़ौज संख्या में बहुत बड़ी थी, 1 लाख से ऊपर लोग थे, लेकिन उनके पास कुछ हद तक ये तोपें और ये बंदूकें थी, लेकिन जो है प्रोफेशनलिज्म में और मिलिट्री स्किल्स में वो कहीं भी मैच नहीं करती थी ब्रिटिश फ़ौज को। और इस कारण जो है ये युद्ध मात्र 3 घंटे में ही समाप्त हो गया। कहते हैं सुबह 9 बजे के आसपास ये युद्ध शुरू हुआ और 12-1 बजते बजते जो है नवाब की सेना के पैर उखड़ गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। इसमें जो है भारी संख्या में नुकसान हुआ था नवाब की सेनाओं का। हालांकि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर भी मारे गए थे और कुछ ब्रिटिश सैनिक भी मारे गए थे। कहते हैं कि इसमें लगभग 3-4 गुना संख्या में अधिक मारे गए थे नवाब के सैनिक। 800 से 1000 ब्रिटिश सैनिक और 5 से 6000 के आसपास जो है वो नवाब के फौजी मारे गए थे। हालांकि इस संख्या में अलग अलग हिस्टोरियन कुछ अलग अलग संख्या बताते हैं, लेकिन कमोबेश नवाब की सेना का नुकसान 4 से 5 गुना अधिक हुआ था और 3-4 घंटे पे ही उन्होंने घुटने टेक दिए थे। इसका प्रमुख कारण ये था कि शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे, उनके दरबार में उनकी सेना में भी कुछ ऊंचे अधिकारी, जिसमें एक सिताब राय का नाम आता है, वो भी अंग्रेज़ों के तरफ हमदर्दी रखते थे और जो है वो अंग्रेज़ों से एक तरह से मिले हुए भी थे। उसके अलावा शुजा-उद-दौला और मीर कासिम में भी अंदर अंदर कुछ मतलब अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि शुजा-उद-दौला ये मान रहे थे कि इस अभियान में, इस युद्ध अभियान में जितना खर्च हो रहा है उतना पैसा मीर कासिम नहीं दे पा रहे हैं। फिर लड़ाई हारने के बाद जो शाह आलम भारत के मुग़ल बादशाह थे, जिनके हाँ बोलने पे या जिनकी रजामंदी से ये युद्ध हुआ था, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ से संधि करी और जो है उसके बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, जिसमें कि जो है काफ़ी हद तक उन्होंने अंग्रेज़ों की बहुत सारी शर्तों को मान लिया और हर्जाना देना भी स्वीकार कर लिया। हालांकि इस बीच अभी भी जो है मीर कासिम और शुजा-उद-दौला ये दोनों नहीं मान रहे थे। शुजा-उद-दौला को मनाने के लिए फिर सिताब राय के द्वारा शुजा-उद-दौला के दीवान के संग मध्यस्थता कराई गई, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। कुछ एक छोटी लड़ाइयाँ और हुई चिनार के आसपास, उसमें भी पराजित होगा शुजा-उद-दौला। उसके बाद उन्हें भी नेगोशिएशन टेबल यानी समझौते में आना पड़ा और उन्होंने फिर हार के अंग्रेज़ों को जो है हर्जाना देना स्वीकार कर लिया। गाज़ीपुर के आसपास पूर्वांचल के बहुत सारे क्षेत्र उन्होंने अंग्रेज़ों को सौंप दिए और इलाहाबाद ट्रीटी को भी स्वीकार किया। इलाहाबाद ट्रीटी के अंतर्गत अब जो है अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वांचल यूपी के क्षेत्रों का काफ़ी सारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन यानी जो कर लेना, लगान लेना, अब ये अंग्रेज़ों के पास अधिकार मिल गया था। साथ ही जुडिशरी का भी अधिकार मिल गया था, यानी अंग्रेज़ अब अपने कानून जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते थे। यानी कि अब एक तरह से सरकार में पूरी तरह से दखलंदाजी उनकी हो गई थी। इसके अलावा जो है अब जो दिल्ली के मुग़ल बादशाह थे, उनके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के सहायता पे, अंग्रेज़ों की सैनिक सहायता पे अब निर्भर थे। सिर्फ एक नाम के बादशाह रह गए थे और मीर कासिम, उनका हाल भी बहुत बुरा हुआ। अंत में वो थोड़े बहुत जो पैसे लेके वो दिल्ली चले गए और एक जो है रिफ्यूजी की तरह उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी बहुत ही गरीबी में और किसी तंग हाली में गुजारी। तो इस ढंग से जो है बैटल ऑफ प्लासी से जो एक अंग्रेज़ों का अभियान शुरू हुआ था, वो 3-4 साल यानी 7 साल के अंदर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद
अब अंग्रेज़ों का पूरी तरह से देखा जाए तो बंगाल, बिहार और पूर्वांचल यूपी तक, अवध तक उनका अब डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था, जिसमें कि टैक्स कलेक्शन भी उनके पास आ गया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो गई। इसके अलावा अब कानून बनाने का अधिकार भी उनके पास आ गया था, जिसमें कि ब्रिटिश लॉ या अंग्रेज़ी कानून अब भारत में लागू होने लग गए थे। और इस युद्ध ने इसके साथ ही एक तरह से अब जो गंगा के मैदान थे उसमें पूरा रास्ता खोल दिया था अंग्रेज़ों के लिए। अब कोई भी ताकत अंग्रेज़ों के सामने रह नहीं गई थी गंगा के मैदानों में। अब इसके अलावा केवल एक मराठा शक्ति थी जिसे परास्त करना था। बाद में ब्रिटिश ने वो भी किया। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अब इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और इतिहास के रोचक वीडियोस के लिए, क्योंकि हम जो है फिर कोई रिसर्च करके इसी तरह से एक और ऐतिहासिक रोचक टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये भी लिख के बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि भारत का इतिहास अंतहीन है। बहुत बहुत धन्यवाद बातें नहीं पुराने के साथ बने रहने के लिए।